हाय दोस्तों। तो भैया देख लो, अब एक चीज़ जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हेक्सागोनल यूनिट सेल में पार्टिकल का फ्रैक्शन निकालना, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने की बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ कि बहुत हार्ड इसको समझना तो मुश्किल होगा या नहीं भी होगा, लेकिन समझाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं समझा ढंग से पाया तो समझना आसान है, तो आप ट्राई करिए कि आपको समझ में आए। ठीक है, बहुत आसान नहीं है। आप अगर सर्च करोगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन तो एकदम से यूट्यूब पे आपको और कोई टीचर एकदम से नहीं मिलेगा, मेरे को तो नहीं मिला, क्योंकि अपने सीबीएसई के सिलेबस में ही नहीं है ये। लेकिन हाँ, इस पे से एक बार जेईई मेंस पे क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन की जो मैं आपको शीट से दूंगा लास्ट में, अभी 2-4 लेक्चर के बाद जब क्वेश्चन बनने लगेंगे वहाँ भी मैं आपको पीडीएफ एक बार दे दूंगा, फिर वो पीडीएफ आपको उसके सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जब वो मैं कराऊंगा तो उसमें 1-2 क्वेश्चन के लिए मेरे को ये समझाना पड़ रहा है, बाकी सीबीएसई में नहीं है, जेईई मेंस के सिलेबस में ये है। तो इम्पोर्टेंट है इसको समझना, है ना। और थोड़ा क्या है, अगर हम समझेंगे ना तो हमारा माइंड का डेवलपमेंट भी होता है सॉलिड को आगे और समझने के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। कॉपी पेन अभी मत उठाओ, रख दो। वैसे मैं हर बार कहता हूँ कॉपी पेन लेके बैठो, तो ध्यान से बहुत हार्ड तू समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल समझते। देखो भैया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये हेक्सागोनल शेप है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, और ये दोबारा सेम लेयर रिपीट हो रही, तो उसे मैं बोलूंगा पहली लेयर, दूसरी लेयर, पहली लेयर। अब ये कैसे बनी, आप इसको देखो कि जब मैं अपने 1000 मेगापिक्सल के कैमरे से जूम इन करता हूं, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये पार्टिकल जो है आपस में इस तरीके से गुथे हुए हैं, मतलब पास है ये, तो मैं इनको समझाने के लिए इस तरीके से बनाना पड़ा। तो जब ये पास है तो ये इस तरीके से, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इसका तो अगर ये पार्टिकल पास है तो पहली लेयर ये बन गई। देखो, मैंने सिर्फ लेटेस्ट पॉइंट बताए हैं इसमें एक तरीके से, ये पहली लेयर बन गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर ये पहली लेयर बन गई है तो इसके अंदर अगर आप देखो तो 6 वॉइड मिलेगी। एक देखो, 2 3 4 5 6। अब देखो, 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं समझो कि इस पर पार्टिकल रखता हूं, इस वाले पे ये ग्रीन कलर का पार्टिकल दूसरी लेयर में रखा हुआ है, अगर ये पार्टिकल रखूंगा तो ये जो पार्टिकल आएगा तो बगल वाली वॉइड को खत्म कर देगा, तो उसमें अगली बार पार्टिकल नहीं आएगा, अब पार्टिकल उसके बगल वाले में आएगा। तो अगर मैंने पार्टिकल यहां रखा तो उसमें नहीं आएगा, उसके बगल वाले में आएगा, इधर आएगा, फिर इधर नहीं आएगा, फिर इधर आएगा। अब पार्टिकल जैसे ही यहां रखा तो ये उसकी बगल वाली वॉइड को खत्म कर देगा, तो पार्टिकल यहां आएगा, फिर वापस यहां नहीं आएगा, फिर यहां आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर यहां आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर आएगा। तो इस तरीके से दूसरी लेयर यहां पर, मतलब मैंने दूर करके दिखाई हुई है, तो पहला पार्टिकल यहां आएगा, दूसरी लेयर का दूसरा पार्टिकल यहां नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा भरा जाएगा ना। तो यहां नहीं आएगा तो कहां आएगा, यहां आएगा। देखो, ये इधर है और ये पार्टिकल इधर है, तो दूसरी लेयर आ गई। तीसरी लेयर ऐसे में आएगी पहली लेयर जैसी। तो इस स्ट्रक्चर को, इस शेप को हम बोलते हैं ए बी ए लेयर, ए बी 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 रिलीज, ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, पर इतना मैंने आपको समझा दिया। अब इधर देखो कि यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी दोनों लेयर की, उसको मैंने माना है h, और पहली लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो यहां जो बीच की लेंथ होगी वो होगी h/2। दिमाग में डाल लेना, h/2। अब इसको समझेंगे। हमारा जो उद्देश्य था वो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना था। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमें z आना चाहिए, जो कि मैंने हेक्सागोनल के लिए आपको नहीं बताया है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो z से पहले मेरे को r आना चाहिए कि r क्या है। r तो कैसे r निकलेगा, r आना चाहिए और वॉल्यूम आना चाहिए। भैया इसमें ये एक ऐसा पैकिंग फ्रैक्शन है जिसमें ना तो हमें ढंग से r पता है,
ना ही पता है आपका वॉल्यूम। चलो भैया आर कर को पता चले या ना चले, वॉल्यूम पता चल जाए, आर की टर्म्स में कुछ ना कुछ करके कट पिट करके जेड पता चल जाए तो हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो हमें ढंग से ना तो आर पता है, ना जेड पता है, ना वॉल्यूम पता है, तो हम सबसे पहले अपन पता कर रहे हैं वॉल्यूम। तो इस पूरे सेटअप का वॉल्यूम क्या होगा? पूरे सेटअप का वॉल्यूम बहुत सेट है कि अगर इस लेयर का मैं एरिया निकाल लूं और उसमें मल्टीप्लाई कर दूं इस हाइट का, तो पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे पाई आर स्क्वायर एच आता है सिलेंडर का वॉल्यूम, जैसे ये पाई आर स्क्वायर निकाल लो और इनटू एच कर दो, तो इसका वॉल्यूम निकाल लूंगा इनटू एच कर दूंगा तो मेरे पास किसका वॉल्यूम आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट का। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु, समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए इसका पूरा एरिया आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो मैं इधर बताऊंगा। इनटू हाइट, इतना तो घुस रहा है ना यार, प्लीज यार 10 तक पढ़ के आए हो यार, इतना बेसिक सी चीज है। तो एरिया ऑफ हेक्सागन सरफेस इनटू हाइट, ओके। अब आगे अब जाते हैं आगे। तो भैया एरिया ऑफ हेक्सागन सरफेस यहां से निकालना है, तो एरिया ऑफ हेक्सागन सरफेस इज इक्वल टू अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूं। यदि मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं तो मैंने इसके सेंटर को और इसके सेंटर को मिलाया, मतलब इसके सेंटर बीच वाले पार्टिकल इसका और इसका सेंटर इस तरीके से मिलाया, तो मेरे को ये वाला एरिया मिलेगा। अगर मैं ये एरिया निकालूं तो ऐसे 6 एरिया हैं इसमें, देखो, तो मैं ये कहूंगा 6 इंटू ऐसे ट्राइंगल का एरिया, मतलब ऐसे 6 ट्राइंगल का एरिया इस सरफेस का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ हेक्सागन सरफेस क्या होगा? 6 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल को अगर मैं चाहूं तो ऐसे मान सकता हूं ना, इसको मैं ऐसे मान सकता हूं 1 2 1 2 3 ट्राइंगल 1 2 3। अब 1 2 3 का एरिया कैसे निकलेगा भाई? अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये दूरी कितनी है? 2r। ये आपस में टच हो रहे हैं, बोले देख लो भले 2r, ये दूरी, ये भी 2r और ये भी 2r। तो अगर मेरे को एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है? 1/2 लेंथ इनटू हाइट या विड्थ इनटू हाइट, यही होती है। अब लेंथ की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? ये देखो, इसको मैंने जूम इन करके यहां बना दिया है अपने 1000 मेगापिक्सल के कैमरे से, अपने पास है, दिमाग में है वो। तो इधर अपन ने इसको इन दोनों को मिलाया तो ये 2r, इन दोनों को मिलाया तो ये 2r, इन दोनों को मिलाया तो ये 2r, ठीक है। तो अगर सारी लेंथ बराबर तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 60 का। ये डिस्टेंस कितनी है? h। अब इधर देखो, लेंथ की जगह, मतलब ये इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने? 2r, और हाइट की जगह क्या रखना है? h। अब h में कैसे निकालूंगा? तो sin 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन 2r, यही तो होता है। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो ये इनटू ये h अपॉन 2r, ये h अपॉन 2r। जब ऐसे सॉल्व करूंगा तो 2 से sin 60 का वैल्यू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो h इक्वल टू आ जाएगा √3r। यहाँ 2 से 2 में काट चुका था 2r का, और ये हाफ का 2, तो यहाँ क्या बचा था? r, और r में मल्टीप्लाई करूंगा √3 का, तो क्या हो जाएगा? √3r²। तो ये वॉल्यूम आ गया किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा एक बार देख लो, दिमाग में घुसेड़ लेना। इसको सेट किया, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। पहली लेयर की आधी वॉइड भर दी जाती है दूसरी लेयर से, क्योंकि आधी, जब पहला पार्टिकल आएगा तो दूसरी वॉइड को खत्म कर देगा, उसके अगले में जाएगा। ये मैं समझा चुका हूँ, ये 1000 मेगापिक्सल की कैमरे से, ठीक है। ठीक है। अब अगर मेरे को जेड मतलब पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो जेड पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, मतलब आर और ए में रिलेशन पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर अपन को वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना इतना भी आसान नहीं है, हमको अलग से हाइट पता होनी चाहिए कितनी होती है, और अलग से क्या पता होना चाहिए? सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो सरफेस एरिया का यदि हम पता लगाना चाहते हैं
तो सरफेस एरिया को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि ये ट्राइंगल इंटू 6 कर देंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ट्राइंगल इंटू 1/2 लेंथ इंटू हाइट, ये वाली लेंथ कर लो और ये हाइट, ठीक है। तो 2r इंटू हाइट, हाइट को निकालने के लिए मेरे को ये पता चल गया कि अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं तो ये 2r और ये दूरी 2r, मतलब ये वाला ये 2r इस तरीके से, मतलब या फिर इनको भी मिलाऊं, ये वाली दूरी को, ये 2r, मतलब इसको मिलाऊं ना 2r, तो अगर मैं ऐसे मिलाऊं तो अगर डिस्टेंस सेम है तो एंगल हो जाता है 60 का, आपको मालूम है, सेम डिस्टेंस सेम एंगल। इक्वेटोरियल ट्राइंगल पता है आपको, sin 60 क्या होता है, ये अपॉन ये, ठीक है, h/2r सॉल्व करेंगे। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, 2 से 2 गया तो h इक्वल टू आया √3r। तो √3r को हम कहाँ रख देंगे, इस हाइट की जगह, ये वाली हाइट, ये वाली इधर रख दिया तो आंसर आएगा √3r²। समझ में आया। अब हमको क्या और निकालना है, हाइट, तब जाके अपन वॉल्यूम निकाल पाएंगे। और जब हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे तब जाके अपन आगे जेड निकालेंगे, और फिर जब जेड निकाल लेंगे और फिर आर और वॉल्यूम वगैरह में रिलेशन निकालेंगे, तब जाके अपन को पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। जबकि हमारी सीबीएसई ने देखा है पैकिंग फ्रैक्शन 74%, याद करो, जो एफसीसी का था वही एससीपी का भी है। एससीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो भैया अब मैं इसको थोड़ा साफ एक बार देख लो, लिख लो और लिख लेना, अब लिख लेना, मैं साफ करूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ गया भैया हमारा, पहुंचा, ये रहा, इसको समझना है ना। भाई इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड है, 2 बार में देख लेना पर समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कराऊंगा, बोला मैंने आपको पहले ही, कम से कम 50 क्वेश्चन कराने हैं इस पे, और जितना मैं कराऊंगा उससे पूरे सीबीएसई के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। मेंस की बहुत सारी शीटें जो भी तुम करते हो वो सब लग जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीट के भी लग जाएंगे, बस पढ़ने की जरूरत है, पढ़ोगे तभी भिड़ोगे, ठीक है। नो एक्सक्यूज कि नहीं हो रही हमसे ऑनलाइन पढ़ाई, एक्सक्यूज नहीं, ठीक है। बाकी यार देखो, गोल यहाँ होना चाहिए। ओके, हो गया। वैसे मुझे ये हेक्सागोनल एक बार और बनानी पड़ेगी, मैंने साफ इसलिए करी कि एक बार आपके सामने बना दूंगा तो आपको थोड़ा ट्राई आइडिया लग जाएगा क्या करना है ना। तो हम निकालना चाहते हैं हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। एरिया अपन ने निकाल ही लिया, √3r², ठीक है। थोड़ा मैथमेटिक्स लग, ठीक है। अब हाइट ऑफ हेक्सागोनल स्टार्ट करें, थोड़ा दिमाग लगाना, देखो भाई, थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश। इसके ऊपर एक पार्टिकल है यहाँ, इस पर नहीं है, इसके ऊपर एक पार्टिकल है यहाँ, इसके ऊपर एक पार्टिकल यहाँ। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये हाइट है h/2। अगर मैं दोगुना कर दूंगा इसका यहाँ पे, तो सी
जो भी है, दुगना कर दूंगा तो यहां पे ये हाइट कितनी हो जाएगी h। तो अगर मैं ये निकाल लूं तो अपन को आ जाएगा h। तो अब आप इसको समझो कि ये जो पार्टिकल है ये इन तीनों के बीच में घुस रहा है। देखो ये जो है ये इसमें घुस रहा है, इस ट्रायंगल में घुस रहा है। देखो बॉक्स यहां फंसा पड़ा है, ये मतलब ये है इनके बीच में वॉइड में, लेकिन ये अगली वॉइड को भी थोड़ा सा घेरेगा। ठीक है, ये यहां पड़ा हुआ है, यहां यू एकदम बीच में। समझ में आ रहा है? अब इसको मैं जूम इन करके वहां बता रहा हूं। दोबारा गौर से रिवाइंड करके मैंने क्या किया, 1 2 3 4, ये इस तरीके से, ये इसके ऊपर यहां है। तो जब मैं इसे बना रहा हूं तो ये ऐसे कुछ, एक दो तीन, और जो पार्टिकल है वो यहां रखा हुआ है, उसको मैं थोड़ा यहां बना दूं ऊपर। अब आप सुनो कि मेरे को ये हाइट ही तो निकालनी है h/2। अब सब कुछ ये डिस्टेंस को मैं मान रहा हूं x, क्योंकि अब r नहीं है, ये x है, ये r नहीं है, क्योंकि थोड़ा अंदर जाके है। अब आप ये समझो कि जब ये यहां पर है तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में टच करता हो भाई। आप ये समझो ना, ये ऐसे है, इसको मैं और जूम इन कर दूं, मतलब इसको जूम इन किया तो ये आया, इसको जूम इन किया तो ये आया। तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में टच करते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r। अगर आप दोनों को मिला दो तो ये इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 2r। ये डिस्टेंस है x और ये हाइट है आपकी h/2। ओके, अब सुनिए, ठीक है। अब क्या करना है आगे ये करना है कि इसको भी मैं आगे जूम इन करूं। जूम इन बड़ा दिक्कत है, पहले इसको जूम इन किया, फिर इसको जूम इन किया, फिर नीचे के जो 3 पार्टिकल है उसको भी मैं जूम इन कर रहा हूं। तो ये पार्टिकल इस तरीके से, तो ये डिस्टेंस कितनी है x, ये डिस्टेंस कितनी है r। ये एंगल कितना है थीटा माना, और ये थीटा एंगल है 30 डिग्री। थोड़ा सा मैथ पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो 2r है ना, ये भी डिस्टेंस क्या होगी 2r, और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी 2r। तो अगर मैं इसके सेंटर को इससे मिलाऊंगा तो टोटल एंगल तो 2r के हिसाब से ये कितना होगा 60, लेकिन इसका आधा एंगल कितना होगा 30। अब यहां पे अगर मैं लगाऊं कि cos 30 कितना होता है, इंपॉर्टेंट है यार, है ना। तो ये लगाओ, थोड़ा दोबारा ऐसे साफ कर रहा हूं मैं। 30 कैसे हुआ समझ में आया ना, 30 कैसे हुआ, ये x, ये r, ये 30, ठीक है। 30 कैसे हुआ पता ना, ये 2r, ये 2r, ये 2r, तो 60 का आधा 30 हो जाता है अगर सेंटर से मिलाते हैं। थोड़ा मैथ लगाना पड़ेगा।
तो cos 30, cos 30 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? ये मेरा तरीका है, R अपॉन ए, R अपॉन X, ये आना चाहिए आपको। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2r अपॉन √3। देख, ठीक है। अब दोबारा देखो, ये पार्टिकल इनके बीच में, इसको जूम इन किया। सबसे पहले x निकाला, क्योंकि हमको अगर x पता है और r पता है तो h निकाल सकता हूं उसकी सहायता से। अगर h निकालनी है तो h/2 निकाल लूंगा, h/2 निकालनी है तो ये वाला h निकाल लूंगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो अब x तो मुझे नहीं पता, x को भी किसके फॉर्म में निकालनी है? मैंने r के फॉर्म में, जो कि ये आया। तो हम ये कहेंगे, अगर यहाँ पर अगर अपन पूरा सेटअप बनाएं तो हम ये कहेंगे पाइथागोरस लगाने से, बाई पाइथागोरस क्या कहेंगे? 2r स्क्वायर इक्वल टू h/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। h/2 की जगह लिख दिया h स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 3, और ये आ गया आपका 4r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, h/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो मैथमेटिक आनी चाहिए, 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर अपॉन 3 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा? 4r स्क्वायर 1/3 2/3, तो क्या आ जाएगा? 4r स्क्वायर इंटू 2/3। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। और ये h/2 का होल स्क्वायर है, तो अपन ये लिख सकते हैं h स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 4r स्क्वायर, मतलब 8/3 r स्क्वायर। इसका अगर हम करें तो 24/3 नहीं 32/3 r स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर। फिर अपन रूट ले लेंगे और अपना h आ जाएगा। अगर हम इस h की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, जो कि किस फॉर्म में है? r के फॉर्म में, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, और 4/3 पाई r, उसमें भी r, तो r से r कटने की संभावना रहेगी। तो अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू, देखो ये h है, वॉल्यूम लिख सकते हैं √3r स्क्वायर इंटू √32/3r, ये वॉल्यूम आ गया। बहुत खतरनाक सी चीज है। तो एक बार दोबारा देखते हैं, फिर मैं इसको साफ करके वॉल्यूम लिखूंगा। तो सबसे पहले मैंने ये क्या किया कि मैंने अगर इतनी हाइट निकालनी तो उसका दोगुना करने पर मेरे को ये हाइट आ जाएगी। तो ये पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है। अब देखो चीज थोड़ी सी कठिन है, इसका मतलब ये नहीं है पढ़नी नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा यार, है ना? मैं जितना ट्राई कर सकता हूँ तक कर रहा हूँ, और समझ में आता है यार। एक दो बार देखना, यही तो मजा है ऑनलाइन का। नहीं है दोबारा देख, नहीं है दोबारा देख। इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको जूम इन करके ये आया। जब इसको भी जूम इन किया तो मैंने कहा ये पार्टिकल कितना ऊपर है भाई, मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, और इसको मैंने इससे मिला दिया। ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है r, तो h निकालना मुझे r के टर्म में, क्योंकि एरिया भी r के टर्म में निकला है। तो मुझे पहले x निकालना पड़ेगा r के टर्म में। अगर ये x r के टर्म में आ गया तो ये सब कुछ, ये दोनों r में आएगा तो h भी r के रूप में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसको भी जूम इन कर दिया, और मैंने कहा कि ये डिस्टेंस अगर x है तो ये दूरी है r। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा cos 30।
cos 30 को जब और सॉल्व करेंगे तो आएगा r अपॉन एक्स, मैथ के हिसाब से कि ये अपॉन ये आता है, ठीक है। इसको सॉल्व किया, r अपॉन एक्स रूट 3 अपॉन 2, इसको जब मैंने इधर किया तो x का वैल्यू इधर आया, फिर हमने इसमें पाइथागोरस लगा दी, इस पूरे ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया तो मेरे को इधर से किसका वैल्यू पता चल गया, सॉल्व तो करना पड़ेगा h का, इस h का मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एरिया से, और अपने पास वॉल्यूम आ गया। अब आगे करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो भैया वॉल्यूम आ गया है, तो वॉल्यूम है आपका 32 अपॉन 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 तो कट जाएगा, ठीक है, इंटू आर क्यू, यही है ना। रूट 3 से रूट 3 गया, रूट 32 आर, तो अब आएगा भैया पैकिंग फ्रैक्शन, तो z इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम कितना है, रूट 32 आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब गया, तो अब अपन को पता चल गया, ये हो जाएगा अपना z मतलब 4z पाई अपॉन 3 रूट 32, ठीक है। तो इस तरीके से अपना आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। तो अब अपन को क्या निकालना है, z, तो यहां से आती है कैलकुलेशन ऑफ z। अब कैलकुलेशन ऑफ z कैसे समझेंगे, इसको मैं समझा रहा हूं। अब इधर देखो, गौर से समझना, दिमाग लगा के, वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग लगा के देखो। एक पार्टिकल जो पहली लेयर का था वो नीचे कितने में जा रहा है, 1 2 3, नीचे वाली बिल्डिंग में 3 में जा रहा है, देखो नीचे वाली बिल्डिंग 3 में जा रहा है, ये वाला पार्टिकल, मतलब एक लेयर, मतलब जो मैंने नीचे नीचे की लेयर बनाई ना अभी आपको, ये वाली जो ए लेयर में बोल रहा था आपको, वो पहले भी तो किसी नीचे का ऐसे हिस्सा होगी जिसके यहाँ पे फिर 3 पार्टिकल होंगे। अब मेरे लिए अभी ए लेयर ये है, फिर मैंने 3 पार्टिकल इसके बीच में रख दिए थे, फिर दोबारा से वो लेयर आ गई, तो मैं ये कहूंगा तो एक यूनिट सेल में ये जो पार्टिकल है पहले 3 में जा चुका है नीचे वालों में, और 3 ऊपर वाले में, तो एक पार्टिकल 6 में जा रहा है। भाई क्यूब में भी पार्टिकल नीचे वालों में, जैसे अगर मैं इसको क्यूब मानूं और यहां पार्टिकल है, तो यहां जो पार्टिकल है नीचे वालों में भी जाएगा, नीचे वाले फ्लोर में, और ऊपर वाले फ्लोर में भी जाएगा। तो ये नीचे वाले फ्लोर में 3 में गया, 1 2 3 120 के एंगल के साथ, और 3 ऊपर वाले फ्लोर में जाएगा, इधर जो इधर बनेंगे, इधर इधर इधर, तो ये कितने में जाएगा, एक पार्टिकल 6 में जाएगा, 6 में। अब ये जो बीच का पार्टिकल है, दिमाग लगाना, ये नीचे वाले कमरे में भी जाएगा और ऊपर वाले कमरे में भी जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1/2। अब जो बीचों बीच में इसके यहां जो पार्टिकल पड़े हुए थे, यहां जो पार्टिकल पड़े हुए थे वो तो पूरे बॉडी सेंटर में, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना, 1 1,
और फिर ऊपर वाली लेयर तो वही जो इनका कंट्रीब्यूशन है। तो अपन को देखना है कि कोनों में कितने पार्टिकल होंगे एक यूनिट सेल में, 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर वाली पे भी तो होंगे, यहां जो बनेगी तो कितने हो गए 12, 12 में से हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/6। इनका ये कितने होंगे, एक ऊपर वाली लेयर में होगा एक नीचे वाले में, तो इनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ये टोटल है कितने 2 और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2 और ये 3 है ही है। तो अब इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दोबारा एक बार देख लें, एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट है यार, जब भी समझा रहा हूँ भाई। अगर ये जो लेयर मैंने नीचे नीचे आपको बनाई है, जो मैं इसको ए बोल रहा हूँ, ये पहले ही किसी की लेयर थी, फिर यहां पर जो लेयर बनाई है इस तरीके से, और इन दोनों के बीच में 3 पार्टिकल है जो मैंने बताए थे। तो ये जो पार्टिकल है ये नीचे वाली बिल्डिंग के 3 कैसे, 1 2 और 3, और ऊपर वाली बिल्डिंग जो इसके ऊपर खड़ी है उसमें 3 में जा रहा है। तो ये वाले पार्टिकल किस में जा रहे हैं 6 में, ये पार्टिकल किस में जा रहा है अपने नीचे वाले में और ऊपर वाले में, ऐसी ये हाफ, ये 1/6। तो अब इसको समझते हैं। तो कंट्रीब्यूशन जेड का वर्ग तो बोले तो कंट्रीब्यूशन तो क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल एट बॉडी सेंटर इनटू कंट्रीब्यूशन प्लस number of particles on face into contribution plus number of particles at corner, बहुत इंपॉर्टेंट है, into contribution। अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल बॉडी सेंटर में कितने 3 और तीनों का कंट्रीब्यूशन 1 है। नंबर ऑफ पार्टिकल फेस पे कितने 2, ऊपर वाली पे और नीचे वाली पे, तो फेस पर अगर 2 है, एक का कंट्रीब्यूशन कितना है हाफ। नंबर ऑफ पार्टिकल कोने में कितने हैं, कोने में कितने बताओ, बोलो एक बार, कितने हैं 6 नीचे वाली में जो कॉर्नर्स पे हैं, 6 ऊपर वाली में, तो 12, एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/6। तो सॉल्व करेंगे 3 + 1 + 2 बोले तो 6। तो भैया जेड का वैल्यू कितना है 6। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज भाइयों, नीचे वाली सरफेस पे जो मिड में रखा हुआ है वो पार्टिकल किस में जाएगा, अपने नीचे वाले में और ऊपर वाले में। तो कितने हुए, आधा आधा गया। कोने में जो पार्टिकल है वो 6 में जाएगा 120 के एंगल के हिसाब से। चारों तरफ कितने बनेंगे यूनिट सेल, नीचे वाले फ्लोर पे 3 उसके ऊपर, तो कितने 6। जैसे उसमें नहीं बता क्या यार, उसमें नीचे फ्लोर पे कितनी बनी थी 4, और 4 इसके ऊपर वाले फ्लोर पे थी 8, क्योंकि एंगल 90 का था, इसमें 120 का है तो 6 बनेंगे ना। तो एक पार्टिकल कोने वाला 6 में जाएगा, ठीक है। अब जेड का वैल्यू यहाँ रख देंगे, 4 × 6 × π/3 √32। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 0.74 आएगा, और पैकिंग एफिशिएंसी अगर आप निकालोगे तो 74% आएगी। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, और दूसरी चीज आपका वॉल्यूम समझना है। बाकी ये समझ में आ गया तो सारी चीजें सॉल्व करने पे आंसर आ जाता है। बेस्ट ऑफ लक, ये ठीक है।